फिल्म की शुरुआत में हम एक पेग नाम की लड़की को देखते हैं जिसकी शादी हो रही थी और बाहर हमें कुछ अजीब लोगों समूह को देखते हैं जिन्होंने त्रिकोण आकार की जुट से बने अजीब मुखौटे पहने हुए। दरअसल यह लोग पेग की शादी में जा रहे थे। उन लोगों के साथ एक बकरी भी थी। फिर से हम दूसरे सीन में पेग को देखते हैं जो खुद को अस्वस्थ महसूस करती है। जब वह उल्टी करने के लिए बाहर आती है तो उसे बाहर उस समूह की बकरी दिखाई देती है। दूसरी ओर जब पेग के पति को कुछ देर तक पेग दिखाई नहीं देती तो वह उसे ढूंढता हुआ बाहर आ जाता है। तो बाहर पेग को ना पाकर वह घबरा जाता है, लेकिन बाहर उसे पेग की अंगूठी मिलती है। फिर यह दृश्य यहीं पर काट दिया जाता है और हमें वर्तमान समय में एक महिला को दिखाते हैं जो खुशी खुशी खुद को फांसी लगा लेती है। कोई भी यह जानने की जहमत नहीं उठाता कि यह औरत कैसी है और कई दिनों तक उसका शव रस्सी से लटक रहा और बहुत बुरी तरह सड़ने लगा। फिर एक दिन अचानक रस्सी टूट गई और उस औरत का शव नीचे गिर गया। तो लाश की गंध से पड़ोसियों को पता चला गया कि यह औरत मर चुकी है। फिर सेवाकर्मी लड़के आते हैं और उसे ले जाते हैं। इस महिला की मृत्यु के बारे में इसकी बेटी शू को बताया जाता है। वह अपनी मां की मृत्यु के बारे में सुनकर बहुत सदमे में आ गई। फिर शू अपनी एक सहेली मिल के साथ अपनी मां के घर में रहने के लिए आ गई। घर में यीशु का चित्र और क्रॉस का चिन्ह देखकर शू बहुत घबरा जाती है। शू की हालत बिगड़ने लगती है। फिर शू को मिल शांत करने की कोशिश करती है। इसके बाद शू सिगरेट पीने के लिए घर के बाहर आती है। तभी उसके फोन पर एक संदेश आता है। यह उसकी नर्सिंग होम कंपनी की ओर से संदेश था कि वह उसे एक वृद्ध महिला के घर भेजने वाले हैं। उस औरत को स्मृति हानि के साथ साथ उन्हें और कई अन्य बीमारियां भी थी। अगले दिन शू उस घर के लिए निकल जाती है। बस स्टॉप पर मिल उसे छोड़ने के लिए आती है। फिर शू बस ड्राइवर से वृद्ध औरत के पते के बारे में पूछती है, लेकिन ड्राइवर को इस पते के बारे में कुछ भी मालूम नहीं था। फिर शू एक और आदमी से पता पूछने की कोशिश करती है तो वह आदमी उसे पते को देखकर शू को चेतावनी देने लगा कि वहां मत जाओ, लेकिन शू का दृढ़ इरादा देखकर वह आदमी उसे वृद्ध औरत का पता बता देता है। फिर जैसे ही शू उसे घर के पास पहुंचती है तो उसे वहां एक बच्चा दिखाई देता है जिसके पास एक छोटी सी बकरी है और वह बच्चा रहस्यमय ढंग से शू को घूर रहा था। उसे बच्चों को नजरअंदाज करते हुए शू घर का दरवाजा खटखटाती है। फिर जैसे ही वह बूढ़ी औरत दरवाजा खोलने के लिए आती है, लेकिन दरवाजे पर पहुंचते ही वह पेशाब कर देती है और वह महिला वहां से भागकर छिप जाती है। वह औरत अपनी इस हरकत पर बहुत शर्मिंदा हो गई थी। उस औरत की हालत को देखकर शू समझ गई थी कि इस औरत की तबीयत बहुत खराब है और दरवाजा खोलने के लिए शू को अनिच्छा से शीशा तोड़कर दरवाजा खोलना पड़ा। फिर शू को एहसास हुआ कि यह महिला उससे छिपने की कोशिश कर रही है। उस वृद्ध औरत को खोजते समय शू को एक अजीब लाल दरवाजा दिखाई देता है। उस दरवाजे पर घोड़े की नाल भी लटकी हुई थी। शू उस दरवाजे को बहुत ध्यान देखते हुए सोचती है कि घोड़े की नाल नकारात्मक ऊर्जा को दूर रखती है। अभी वह यही सोच रही थी कि उसे लगा कि कोई उसके पीछे से बहुत तेजी से गुजरा है और जब उसने देखा तो वह वृद्ध औरत थी और इतनी तेजी से आगे बढ़ाने के कारण उस औरत ने फलियों के बीज नीचे गिरा दिए थे। फिर शू ने उससे कुछ भी कहे बिना ही फलियां के बीज को उठाना शुरू कर दिया। फिर वह वृद्ध औरत शू से कहती है कि क्या आप ये सब करने आए हैं? तो शू ने कहा, मैं आपकी देखभाल करने वाली हूँ। फिर उन दोनों के बीच अनौपचारिक बातचीत शुरू हो गई और वह वृद्ध औरत शू को अपना नाम पेग बताती है और हमें पता चलता है कि यह वृद्ध औरत वही लड़की है जो हमें फिल्म की शुरुआत में दिखाई गई थी, जो अपनी शादी के दिन गायब हो गई थी। पेग इस जगह पर कैसे आई, यह सारा रहस्य अंत में उजागर हो जाएगा। तो प्लीज वीडियो को अंत तक जरूर देखें और हमें सपोर्ट करने के लिए वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और फिर जब शू उसे नहलाने की बात करती है तो पेग उसे अपना शरीर छूने नहीं देती। वह शू से अपने छोटे मोटे काम करवाती है और खुद नहाने लगती है। जब पेग कपड़े पहन रही थी तो शू ने देखा कि उसकी पीठ पर पेड़ की जड़ जैसा निशान बना हुआ है। फिर शू पेग से कहती है कि मुझे एक फोन करना है और थोड़ा सा आराम भी करना है। फिर पेग ने सामने रखे फोन की ओर इशारा करते हुए कहा कि आप यहाँ चाहे आराम कर सकती है। फिर शू ने अपनी सहेली को फोन किया, लेकिन उसका फोन लगा ही नहीं। शू फोन रखकर वहां से जाने वाली थी कि तभी अचानक से फोन आया और फोन उठाने पर उसे पता चला कि यह फोन उसके लिए नर्सिंग होम से आया है, जो उसे पेग की हालत के बारे में बता रहे थे। इसी बीच उसके पीछे आकर पेग उससे पूछती है कि तुम किसी से बात कर रही हो? शू ने कहा, मेरे लिए नर्सिंग होम से फोन आया था। फिर पेग ने शू से एक अजीब सवाल पूछा, क्या आपने पुष्टि की कि यह फोन सच में नर्सिंग होम से ही आया था?
इस सवाल से चौंक कर शू केवल सिर हिलाती है। फिर शू पैग को उसके कमरे ले जाती है ताकि वह आराम कर सके। पैग के कमरे में शू उसके परिवार और उसके पति की तस्वीर भी देखती है। फिर वह पैग से पूछती है, तुम्हारे पति को क्या हुआ? तो पैग ने जवाब में कहा कि उसने खुद ही अपनी जान ले ली है। फिर वह दोनों बातें करने लगते हैं। पैग बातों ही बातों में शू से पूछती है कि क्या तुम शादीशुदा हो? इस बात पर शू उसे हाँ कहती है। फिर शू कहती है कि मैं जल्द ही शादी करने वाली हूँ मिला से। और यहीं पर हमें पता चलता है कि यह दोनों लड़कियां लेस्बियन हैं। इसके बाद शू घर से बाहर आकर फिर से अपनी सहेली को फोन करने लगती है। बहुत बार कोशिश करने के बाद उसकी कॉल कनेक्ट हो जाती है और वह अपनी सहेली से बात करने लगती है। वह मिल को कहती है, मैं जल्द ही तुम्हारे पास वापस आ जाऊंगी। अभी शू अपनी सहेली से बात कर ही रही थी, तभी अचानक से शू की नज़र एक पेड़ पर पड़ती है। उसके चारों ओर बहुत सारी मोमबत्तियां जल रही थी और उसे पेड़ पर बहुत सारे रिबन लटक रहे थे। इन पेड़ों को वहां पर लगाया जाता था यहाँ पर बहुत अधिक नकारात्मक ऊर्जा हो और इन पेड़ों पर बीमार लोगों के कपड़े और अन्य सामान बांधा जाता था। वहां के लोगों का यह मानना था कि जिस तरह यह पेड़ नकारात्मक ऊर्जा को अपने अंदर खींच लेता है और इसी तरह वह पेड़ बीमार लोगों की बीमारियों को भी अपने अंदर खींचकर उन्हें ठीक कर देता है। और यहीं पर शू के साथ एक अजीब घटना होती है। उसे लग रहा था कि उसकी माँ उसके पीछे खड़ी है, लेकिन जैसे ही वह अपनी माँ को देखने के लिए पीछे मुड़ी तो वहाँ कोई नहीं था। फिर शू घर के अंदर आकर सबसे पहले उस लाल दरवाजे के पास जाती है और उसका ताला खोलने की कोशिश करती है, लेकिन जब दरवाजे का ताला नहीं खुलता तो वह नहाने चली जाती है। शू को नहाते समय ऐसा एहसास होता है कि कोई उसके कान में कुछ फुसफुस रहा है, लेकिन शौचालय में और ना ही शौचालय के बाहर कोई था। तभी अचानक से उसे कोई आवाज सुनाई देती है तो उसे लगता है कि यह आवाजें पैग के कमरे से आ रही है। और जब वह उसके कमरे में जाती है तो देखी है कि पैग तो सो रही है। शू अभी पैग के कमरे में ही थी कि तभी पैग को अजीब तरह का घबराहट का दौरा पड़ने लगा। फिर शू उसे दवा देकर उसे नियंत्रण करने की कोशिश करती है और फिर उसने देखा कि पैग नींद में भी ठीक से बात कर रही थी। पैग कह रही थी कि इन लोगों को संगीत बहुत पसंद है, वह संगीत से आकर्षित होकर आते हैं। फिर शू उससे पूछती है कि कौन लोग हैं, तो उसने नींद में ही कहा कि इस घर के नीचे कुछ लोग रहते हैं। लेकिन शू उसकी बातों पर ध्यान नहीं देती क्योंकि उसे लगा कि पैग को मानसिक बीमारी है और उसे भ्रम होता रहता था। फिर अगले दिन शू घर के लिए किराने का सामान खरीदने जाती है। उसे जगह के लोग शू से पैग का हालचाल पूछते हैं और फिर पैग का मजाक उड़ाने लगते हैं। उन लोगों का यह व्यवहार शू को अच्छा नहीं लगता। फिर वहां के स्थानीय लोगों ने शू को बताया कि पैग किसी के साथ भी ठीक व्यवहार नहीं करती थी। फिर वापस आते समय शू को एक लड़की मिलती है। वह लड़की ने शू को बताया कि पैग कई वर्षों तक पागलखाने में रहकर आई है। फिर शू घर आ जाती है और रात के समय शू उसी लाल कमरे में जाने का फैसला करती है और इस बार वह लाल दरवाजा खुला जाता है। फिर शू जैसे ही कमरे के अंदर जाती है उसे कमरे में अजीब नकाबपोश लोग दिखाई देते हैं और उसी समय उसे बाथटब में अपनी मृत माँ की झलक दिखाई देती है। शू जल्दी से अपनी माँ के पास जाती है और उसका हाथ पकड़ लेती है और फिर उसकी माँ की आंखें खुल जाती है। फिर एकदम से शू डर जाती है और हम देखते हैं कि शू ऐसी हालत को देखकर उसकी सहेली उसे पर हंस रही है और फिर शू जाग गई और हमने पाया कि यह सब उसका दुस्वप्न था। फिर शू उठकर पैग की जांच करने के लिए जाती है। तब पैग ने शू को कहती है कि यदि शू ने ध्यान नहीं रखा तो वह लोग मेरे साथ ही तुम्हें भी ले जाएंगे। शू ने पैग को बीमार समझाकर इस बार भी उसकी बातों पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन पैग ने कहा कि वह लोग पंथवादी हैं, वह लोग तुम्हें और मुझे ले जाएंगे। एक बार वह लोग मुझे भी ले गए थे। फिर पैग ने अपनी शादी के दिन की उस घटना का खुलासा किया जब वह अपनी शादी से गायब हो गई थी। दरअसल उस पंथ के सदस्य शादी के दिन ही पैग को उठा ले गए थे और जब उसके पति को इस बारे में पता चला तो उसने पंथवादियों से निपटने की कोशिश की। पैग ने कहा कि जब मेरे पति ने सौदा किया तो उन पंथवादियों ने मेरी पीठ पर सजा के रूप में कुछ अजीब निशाना बना दिया। फिर शू कहा कि मैंने सोचा था कि यह निशान आपके पति के अत्याचार के कारण है, लेकिन पैग कहती है कि नहीं, मेरा पति तो बहुत दयालु इंसान था। फिर पैग ने शू से पूछा क्या आप सजा के बारे में जानती हैं? तो शू ने अपना हाथ दिखाते हुए कहा कि मेरी माँ मुझे प्रार्थना करने के लिए बहुत प्रताड़ित करती थी। अगर मुझसे कोई गलती हो जाती तो वह मुझे जला देती थी। फिर पैग ने कहा कि अब तुम्हारी माँ कहाँ है? तो शू ने बताया कि उसने खुद को फांसी लगा ली थी। शू के दुख को महसूस करते हुए पैग उसे अपने साथ सोने के लिए कहती है। फिर जैसे ही दिन शुरू हुआ तो अब शू सच्चा पता लगाने के बारे में सोचती है
कि वास्तव में उस तहखाना में क्या था। तहखाना की चाबी खोजकर उसने वह लाल दरवाजा खोल लिया और जब वह नीचे गई तो नीचे वह एक स्टोर रूम देखी है। यहाँ उसे पैग की शादी का एक एल्बम मिला। उस एल्बम में पैग और उसके पति की तस्वीर थी। उसमें बहुत सारे अखबारों के कटे हुए टुकड़े भी थे। उन टुकड़ों पर लिखा था कि पैग अपनी शादी के दिन गायब हो गई थी और जब वह वापस घर लौटी तो उसके लौटते ही उसके पति की मृत्यु हो गई। लोगों का मानना था कि पैग ने स्वयं ही अपने पति की हत्या कर दी है। इसी कारण से पैग को कई वर्षों तक पागल खाने में रहना पड़ा। यह सब कुछ पढ़ते समय अचानक तहखाना की लाइट टिमटिमाने लगी और जब शू डर के मारे वहां से बाहर निकालने की कोशिश करती है तो अचानक तहखाना का दरवाजा बंद हो जाता है और वह अपने पीछे अपनी मां की उपस्थिति महसूस करती है। शू डर के मारे चीखने चिल्लाने लगती है। फिर वह वहां का दरवाजा खोलने की कोशिश करती है। बहुत कोशिश करने के बाद अंततः दरवाजा खुल जाता है और वह वहां से भागकर बाहर आ जाती है। फिर अगले दृश्य में हम देखते हैं कि वही बच्चा इस घर के पास आया है जिसको शू यहाँ आते समय पहले दिन देखा था और उस दिन उसके हाथ में एक बकरी भी थी। फिर वह लड़का शू से पूछता है, क्या तुमने मेरी बकरी को कहीं देखा है? शू उसे इस बात पर नहीं में जवाब देती है और उस बच्चा को वहां से भाग देती है और तभी शू एक पार्सल मिलता है जिसमें उसकी माँ का कुछ सामान था, जिसे देखकर वह घबरा गई क्योंकि उसकी माँ के साथ उसके रिश्ते अच्छे नहीं थे कि वह उनकी चीजों को देखकर भावुक हो जाए। उस डिब्बे में वही कपड़े थे जिन्हें पहन वह अपनी माँ को अपने सपने में देखी थी। फिर डर के मारे शू ने उन कपड़ों को भट्टी में जला दिया। इस पार्सल को भेजने के कारण मिला और शू में बहुत लड़ाई होती है। इस घटना के बाद शू को लगा कि वह भी पैग की तरह अत्यधिक तनाव के कारण मानसिक रूप से आघातग्रस्त हो गई है। इसीलिए वह मेडिकल स्टोर पर गई और पैग का प्रिस्क्रिप्शन दिखाकर अपने लिए कुछ दवाइयां ले ली ताकि उसकी मानसिक स्थिति ठीक हो जाए। फिर जब शू घर लौटी तो उसने देखा कि नर्सिंग सेंटर से कोई उसकी जांच के लिए आया हुआ है और पैग उस औरत को भगा रही थी क्योंकि पैग को उस औरत से खतरा महसूस हो रहा था। लेकिन शू उस औरत को घर के अंदर आने के लिए कहती है, लेकिन दूसरी तरफ पैग घर का दरवाजा नहीं खोल रही थी। इसीलिए शू डुप्लीकेट चाबी लेने चली जाती है। शू के जाते ही पीछे से हमने देखा कि वह औरत सचमुच रहस्यमयी थी। वह दरवाजे से चिपककर दरवाजे को सूंघने लगी और जब शू ने वापस लौटकर दरवाजा खोला तो वह औरत वहां से गायब हो चुकी थी और इस घटना ने शू को पहले से भी ज्यादा चिंतित और हैरान कर दिया। अब तो शू यह जानने के लिए और भी व्याकुल हो गई थी कि आखिर यहाँ पर क्या हो रहा है। शू फिर से तहखाना में चली जाती है और साहसपूर्वक पैग का फोटो एल्बम ले आती है जिसमें पैग के पूरे जीवन की कहानी लिखी हुई थी। फिर वह देखी है कि पैग की फोटो एल्बम के अंदर उसकी माँ की आत्महत्या वाले अखबार के कटे हुए टुकड़े भी है। यह देखकर शू सोचने लगती है कि पैग और मेरी माँ के बीच क्या रिश्ता है। अभी वह इन सब बातों के बारे में सोच रही थी कि तभी उसने देखा कि तहखाना का लाल दरवाजा बार बार खुल रहा है। वह डर के मारे बार बार उस दरवाजे को बंद कर रही थी, लेकिन अब वह दरवाजा बंद नहीं हो रहा था। इसी बीच पैग भी उसके पीछे आ जाती है और उसने शू से कहा, मुझे पता है कि तुम तहखाना में गई थी और अब आपके लिए अच्छा यही होगा कि आप कल जहाँ से वापस चली जाए। शू अब एक पल भी जहाँ नहीं रुकना चाहती थी। जब शू अपने घर जाने के लिए निकली तो उसे किराने की दुकान से पता चला कि आज कोई बस उसके शहर के लिए नहीं जाएगी, इसीलिए उसे पैग के घर वापस आना पड़ा। दूसरी तरफ पैग शू के उसे डिब्बे को देख रही थी जो मिला ने उसके लिए भेजा था। उसमें शू की माँ की कई तस्वीरें थी जिसे देखकर पैग को आश्चर्य हुआ और यहीं पर हमें पता चलता है कि शू की माँ पैग की बेटी थी और शू पैग की पोती थी। दूसरी ओर जब शू जंगल से होते हुए पैग के घर को लौट रही थी तो उसे रास्ते में उस बच्चों की बकरी दिखाई देती है। शू बकरी को देखकर सोचती है कि वह उसे अपने साथ ले जाएगी, लेकिन वह उसे अनदेखा करते हुए घर आ गई। घर पहुंचते ही पैग ने उससे पूछा, क्या तुम्हारी माँ के दोनों पैर खराब थे? शू आश्चर्य से पूछती है, तुम्हें कैसे पता? मैंने तुम्हें यह कभी नहीं बताया। फिर पैग उससे कहती है, मैं तुम्हारी माँ के बारे में सब जानती हूँ क्योंकि मैं तुम्हारी नानी हूँ। तुम्हारी माँ मेरी बेटी थी। मैंने उसे कई साल पहले ही अपने से दूर भेज दिया था। फिर शू ने पूछा, तुमने ऐसा क्यों किया? तब पैग ने बताया कि मेरे पति ने उन पंथवादियों के साथ एक सौदा किया था कि अगर वह लोग मुझे जीवित छोड़ देंगे तो हम अपना पहला बेटी या बेटा उनको दे देंगे। लेकिन जब तुम्हारी माँ का जन्म हुआ तो मैं उसे पंथवादियों को दे नहीं पाई, इसीलिए मैंने उसे अपने से दूर रखा और पंथवादियों के साथ किया हुआ वादा तोड़ दिया। वह पंथ के लोग साधारण नहीं थे, उनकी शक्तियाँ और नकारात्मक ऊर्जा बहुत अधिक है।
शू की माँ जहाँ से बहुत दूर चली गई थी, लेकिन फिर भी पंथ की नकारात्मक ऊर्जा उस पर बनी रही, जिसके कारण शू की माँ ने अपनी ही जान ले ली। अब शू को पैग की बातों पर भरोसा हो रहा था। फिर शू पूछती है कि यह पंथ आखिर क्या है, तो पैग ने उसे बताया कि यह एक राक्षसी पंथ है। उन लोगों का पंथ शैतान की पूजा करता है। फिर उनकी बातचीत के दौरान उनके घर का दरवाजा फिर से खटखटाया जाता है, और जब शू ने जाकर देखा तो वह वही महिला थी जो पहले भी उनके घर आई थी और गायब हो गई थी। जब शू ने दरवाजा खोला ही नहीं तो वह महिला रहस्यमय ढंग से फुसफुसाना लगी कि मैं तुम्हें मार डालूंगी। उसकी बातों से शू को समझ आ गया कि यह महिला भी पंथ की सदस्य है। फिर शू डरकर घर के अंदर आ गई और उसने देखा कि पैग उस तहखाने के दरवाजे पर खड़ी है। फिर पैग वहां जाकर गाना शुरू कर देती है। फिर शू ने पूछा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तो पैग ने उससे कहा कि मैं उन पंथवादियों को बुला रही हूँ। जैसे ही उसने यह कहा, तहखाने का दरवाजा बंद हो गया। फिर शू ने दरवाजा खोलने की बहुत कोशिश की, लेकिन वह दरवाजा खुला ही नहीं। और जब काफी समय बाद दरवाजा खुला तो पैग तहखाने से घायल अवस्था में बाहर आई। बाहर आते ही पैग ने शू से कहा, वे तुम्हें इसलिए ले जाना चाहते हैं क्योंकि मैंने अपना वादा नहीं निभाया, लेकिन मैं तुम्हें मरने नहीं देना चाहती, इसीलिए मैंने तुम्हारे स्थान पर स्वयं का बलिदान देने का निर्णय लिया। लेकिन अब उन्होंने मुझे स्वीकार नहीं किया। वह लोग आपका ही बलिदान चाहते हैं क्योंकि तुम मेरी उत्तराधिकारी हो और मेरे पति के समझौता के अनुसार मुझे अपनी बेटी या फिर अपने उत्तराधिकारी को उस पंथ को देना था। अब शू और भी ज्यादा घबरा गई थी। फिर वह पैग की हालात को देखते हुए शू निर्णय लेती है कि वह बाहर से किसी को मदद के लिए बुलाएगी। लेकिन पूरा शहर वीरान था और जो लोग अपने घरों में थे उन्होंने अपने घरों की खिड़कियों को बंद कर लिया था क्योंकि आज एक अजीब त्योहार था। इसी बीच शू को अपने पीछे एक अजीब नकाबपोश डरावना आदमी दिखाई देता है जो ढोल बज रहा था, और उसके साथ दो अन्य व्यक्ति भी थे जिनकी शक्ल सूरत अजीब थी। वह दोनों आदमी लाल कपड़े में छिपे हुए थे। थोड़ी देर में कई पंथवादी अजीब मुखौटा पहनकर वहां आ जाते हैं। उन्हें देखकर शू डरकर अपने घर में वापस चली जाती है। अब वह पंथ के लोग उनके दरवाजे पर आ गए और उनके घर का दरवाजा खटखटाना लगे। भयभीत शू को अब अपने सामने लगे दर्पण में ईसा मसीह की तस्वीर दिखाई देने थी और वह छोटा सा लाल क्रॉस चिन्ह भी, जो उसे उसके पिछले आघात की याद दिलाता है। फिर शू अपनी मृत माँ को देखती है और जब उसका मन इन बातों में खो जाता है तो वह खुद को मारने के लिए चाकू उठा लेती है। लेकिन तभी जल्दी से पैग ने चाकू उठाया और खुद पर वार कर लिया ताकि शू की जान बच सके। पैग के ऐसा करने से शू अपने होश में आ गई थी और वह अपनी नानी की मौत से बहुत दुखी हो जाती है क्योंकि उसके कारण उसकी नानी की मौत हो गई थी। दूसरी ओर दरवाजा अभी भी खटखटाया जा रहा था और फिर बाहर से शू को अपनी सहेली मिला की आवाज सुनाई देती है। उसने सोचा कि पंथ के सदस्य मिला की आवाज में उसे अपनी बातों में फंसाने की कोशिश कर रहे हैं, और जब सारी आवाजें बंद हो गई तो उसने जाकर दरवाजा खोला और तब उसने देखा कि उसकी सहेली की अंगूठी सीढ़ियों पर पड़ी थी, और इसका मतलब यही था कि उसकी सहेली सचमुच यहाँ आई थी। शू अपनी सहेली की अंगूठी देखकर समझ गई कि यह लोग अवश्य ही उसकी सहेली मिला को यहाँ से ले गए हैं, और जब वह पंथ के लोग किसी महिला को ले जाते हैं तो वह उसकी अंगूठी वहीं पर छोड़ जाते हैं, जो कि हमने पहले भी देखा था जब वह लोग पैग को लेकर गए थे और उसकी भी अंगूठी छोड़ गए थे। फिर शू ने अपनी सहेली को बचाने के लिए पंथ के सदस्यों का सामना करने का निर्णय लिया। फिर जब वह घर के अंदर आई तो उसे एक शादी का जोड़ा दिखाई दिया। फिर शू ने वह शादी का जोड़ा पहन लिया और अपनी सगाई की अंगूठी उतार दी, और जब उसने तहखाने का दरवाजा खोल तो तहखाने का पर स्वरूप बदल चुका था। अब वहां पर कोई भंडारगृह नहीं बल्कि एक अलग दुनिया थी। फिर शू के आगमन पर इस दुनिया के लोग सबसे पहले उसे ताज पहनते हैं, और तभी एक अजीब बकरी के सींग वाला आदमी उसके सामने आता है। यही वह राक्षस था जिसकी यह लोग पूजा करते थे। उस राक्षस को देखते ही शू की आंखों से खून बहने लगता है। फिर अगले दृश्य में हम शू की सहेली मिला को उसे लाल दरवाजे के बाहर बैठे हुए देखते हैं। वह रो रही थी और अपनी सहेली की जान की भीख मांग रही थी। इसका मतलब यही है कि पंथ के लोगों ने मिला का अपहरण नहीं किया, वह लोग मिला के जरिए शू पकड़ना चाहते थे। और यही सीन दिखाते हुए यह मूवी यहीं पर समाप्त हो जाती है। वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सबका धन्यवाद। प्लीज हमें सपोर्ट करने के लिए वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और आपको आज की वीडियो कैसी लगी हम कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। तो दोस्तों, हम आपको फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। आपका दिन शुभ रहे।